नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से मैं राजेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका इंस्पायर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानते जा रहे हैं, फेमिलर होते जा रहे हैं। हमारे जो रिलेशंस हैं वो अब एक बॉन्ड बनता जा रहा है। तो जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं आपको फॉलो करना है। कल ही मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, सम्मिश्र संख्याएं। कल मैं आपको बता रहा था, बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। आयोटा की हम बात कर रहे थे कल। आयोटा के एक्सपोनेंट्स को हमने सॉल्व किया कि आयोटा वाले क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। इसी को और आगे कल मैंने आपको z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका रियल पार्ट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम स्टार्टिंग में और कुछ क्वेश्चंस लेंगे इस आयोटा से रिलेटेड। उसके बाद हम का मापांक कैसे निकालते हैं, और मापांक जिसको कि हम मॉड्यूलस बोलते हैं इंग्लिश में, और एक दूसरा होता है फिर हम इसका कोणांक निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और फिर मापांक और कोणांक इन दोनों की सहायता से हम उसको क्रिया रूप में लिखेंगे, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे। यहाँ तक पहुँचने की हमारी कोशिश होगी आज। तो तैयार हो जाइए आगे के लिए। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल का रिवीजन आपने ज़रूर किया होगा। कल मैंने आपको बताया था कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आयोटा की कुछ प्रॉपर्टी भी बताई थी। तो आज एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं सिंपल सिंपल से। उसके बाद फिर हम और आगे जाते हैं। तो देखिए, इसकी बेसिक्स की हम बात करें आयोटा समझने के बाद। अब आगे कैसे हम जोड़ते हैं और घटाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, बहुत सिंपल सा है, बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड ही लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जोड़ना और घटाना बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, एक Z1 3+4 आयोटा, और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ Z2 7+2 आयोटा। अब आपको Z1 प्लस Z2 करना है। तो क्या करना है, सिंपल रियल पार्ट में रियल पार्ट को जोड़ना है, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को जोड़ना है, नथिंग एल्स। तो मैं एक बार लिखता हूँ वैल्यू 3+4 आयोटा 7+2 आयोटा, और दोनों के बीच में प्लस का साइन रखना है मुझे, प्लस का साइन। अभी मैंने बताया आपको रियल में रियल को ऐड करो, तो 3 में 7 को ऐड करो 10 आया, और 4 में 2 को ऐड करो तो 6 आया, 6 आयोटा। तो 10+6 आयोटा, ये इसका आंसर हो गया। सिमिलरली अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है Z1 में से Z2 को, तो आप देखिए 3+4 आयोटा -7 -2 आयोटा। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, घटाते हो, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो नेक्स्ट साइन चेंज हो जाता है, बस ये याद रखना है। 3 - 7 - 4, 4+2 6 आयोटा। एक गलती कर दी मैंने, इधर 7+2 आयोटा था, तो इसको मैं पहले 7+2 आयोटा लिखूंगा। अब ये 7 - 2 आयोटा हो जाएगा, तो 4 आयोटा -2 आयोटा, इट विल बी +2 आयोटा। आंसर आ गया 4 - 4 +2 आयोटा। अब ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है कि अगर हम 3+4 और 4+3 करें तो सेम होता है। इसी तरीके से इसमें भी अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 + Z2 करें या Z2 + Z1 करें, सेम आंसर आता है। ऐसे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है, जिसको कि हम कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। साहचर्य नियम आपने पढ़ा होगा। अब इसके बाद में हम Z1 - Z2 करें तो देखिए ये आंसर आया, लेकिन Z2 - Z1 करूंगा तो ये आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब इसके लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए इट इज ट्रू, बट फॉर सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से आंसर भी बदल जाएगा।
ये तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें थी, ज़्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आगे हाउ टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो यही मैं एग्जांपल रखता हूँ। इन दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ आपको कि कैसे मल्टीप्लाई करें। Z1 इंटू Z2 करना है मुझे, Z1 इंटू Z2, 3 + 4 i, 7 + 2 i। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप करते थे, एक बार मैं पूरा लिख के बताता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद +4 i, 7 + 2 i, 3 × 7 21, +6 i, +28 i और +8 i² आएगा। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, इसलिए +8 क्या हो जाएगा, -8। क्लियर? 4 × 2 8 आयोटा स्क्वायर +8 आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा -8। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 21 - 8, 21 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 13, और 6 + 28 34। ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। समझ में आ गया? सिंपल, जैसे हम रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। बस ध्यान क्या रखना है कि आयोटा स्क्वायर कहीं आएगा, -1 रख देना है। आयोटा क्यूब आएगा तो माइनस आयोटा रखना है, और आयोटा रेस्ट पावर 4 आएगा तो उसकी वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करनी है। बाकी कुछ चेंज नहीं है। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में देखो, रियल नंबर्स में भी Z1 को Z2 से गुणा करो या Z2 को Z1 से गुणा करो, सेम आता है। इसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, सम्मिश्र संख्याओं के लिए भी ये प्रॉपर्टी ट्रू है। Z1 × Z2 करो या Z2 × Z1 करो, यू विल गेट द सेम आंसर। अब लास्ट प्रॉपर्टीज की, डिवीजन, डिवाइड कैसे करें, भाग कैसे करते हैं, सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। Z1 और Z2 ये दो नंबर्स हैं। अब आपको बाई चांस Z1 को Z2 से डिवाइड करना है। मैंने लिख दिया 3 + 4 i अपॉन 7 + 2 i। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपसे बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही, कि जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करें, लेकिन जो फाइनल आंसर होता है, इट शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मानक रूप में होना चाहिए। Z = A + I, फॉर्मेट में होना चाहिए। ये तो उस फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे रेशनलाइज करते थे आप छोटी क्लासेज में, वैसे ही कुछ करना है। 7 + 2 i है, तो वैसे तो इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, जो आगे बताएंगे हम आपको। 7 - 2 i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। नीचे जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉल्व करिए। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 × 7 इट इज 21, -6 i +28 i -8 i² और i² -1 होता है, तो मैंने इसको प्लस लिख दिया। नीचे a + b × a - b का फॉर्मूला, a² - b², i² भी आएगा, इसलिए प्लस हो। 21 + 8 29 और 49 + 4 53, -6 + 28 + 22 अपॉन 53 आयोटा। अब ये मानक रूप में आ गई। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन जो बहुत सिंपल सिंपल सी थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब देखिए, एक छोटी सी चीज और रह गई इसमें, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 इक्वल है, फॉर एग्जांपल Z1 है A + i और Z2 है C + i। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इससे आप आराम से लिख सकते हो कि रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। कई बार ऐसे 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स के लिए जो आपका आता है, कि कोई भी एक ऐसा रिलेशन दे दिया, कोई भी Z1 और Z2 दो नंबर दे दी और बोला कि ये दोनों सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं, तो A की वैल्यू बताओ या B की वैल्यू बताओ। तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको वही है कि दोनों को मानक रूप में लाना पड़ेगा। मानक रूप में लाकर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। आप इतना नोट करना चाहे तो कर सकते हो कि कैसे हम
ये बेसिक ऑपरेशंस सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जिसमें आपको इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन है x तथा y का मान ज्ञात करिए, और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं लिखता हूँ आपको। वन प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द फॉलोइंग इक्वलिटीज होल्ड। इसका मतलब अगर ये दोनों जो आपको रिलेशन दिया हुआ है ये अगर सही है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो आप देखो कि ये मानक रूप में लिखे हुए हैं क्या दोनों। मानक रूप क्या बताया था, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, a प्लस आयोटा बी फॉर्मेट होना चाहिए। लेकिन इसमें देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा इधर भी आ रहा है, आयोटा इधर भी आ रहा है। तो हम इसको पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया मैंने, वाई स्क्वायर प्लस इसके साथ आयोटा नहीं है इसको अलग कर दिया, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो इधर से बचेगा वाई स्क्वायर और इधर से बचेगा वन। वन प्लस वाई। देखो अब ये मानक रूप में आ गया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये ए है प्लस आयोटा ये बी है, ए प्लस आयोटा बी फॉर्मेट में आ गया। राइट हैंड साइड में आप चलिए तो राइट हैंड साइड में लिख सकते हो 2x प्लस एक्स आयोटा। अब ये मानक रूप में आ गया है। मानक रूप में आने के बाद हम क्या करते हैं, जो रियल पार्ट है वास्तविक भाग है उसका, उसको रियल को रियल के इक्वल लिखते हैं कंपेयर करके, और इमेजनरी वाले को इमेजनरी पार्ट के इक्वल लिखते हैं। वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल। इतना समझ में आया आपको। क्या करते हैं हम, रियल वास्तविक जो उसका भाग है उसको वास्तविक भाग से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और जो काल्पनिक है उसको काल्पनिक से तुलना करके लिख देते हैं। इसकी बात तो सिंपल है, हम फर्स्ट वाले से x की वैल्यू उसमें डाल देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। आगे सॉल्व करो तो वाई स्क्वायर प्लस 6 बराबर 2 प्लस 2 वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, और इस y की वैल्यू को अगर हम इधर डाल देंगे तो x आ जाएगा। x इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 4, x इक्वल टू आ गया 5। हमारे पास x की एक वैल्यू है 5 और y की दो वैल्यू है प्लस माइनस 2। नोट करिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप बोलिए कि सर ये चीज़ समझ। तक नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं मैं आपके लिए अच्छा सा, जो आपको करना है खुद। चलिए नोट कर लिया तो लिखिए एक अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट समझ में आया या नहीं आया। उसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है। यदि Z1 तथा Z2, Z1 इक्वल टू है 1 माइनस आयोटा, Z2 इक्वल टू है -2 प्लस 4 आयोटा,
अब आपको क्या निकालना है, इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1, और इसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है Z1 बार। ये इसके जस्ट बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैंने क्वेश्चन दे दिया है, इसी में मैं बता दूंगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अभी तो आप ये समझिए कि Z1 अगर A प्लस आयोटा B है, तो इसको Z बार को हम इसकी बोलते हैं, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इसका कॉन्जुगेट है, संयुग्मी संख्या है। अगर Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या है, तो इसका अगर संयुग्मी संख्या निकालनी हो, इसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, तो एक लाइन बना देते हैं, इसको बार बोलते हैं। अगर Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z1 बार विल बी इट्स कॉन्जुगेट। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है तो बस आयोटा को माइनस आयोटा से हम रिप्लेस कर देते हैं। इफ Z1 इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स कॉन्जुगेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई Z1 बार। और वैल्यू कैसे निकाली मैंने, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया। इस क्वेश्चन के लिए बस अभी इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट यही टॉपिक हम लेंगे। तो देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया Z1 1 माइनस आयोटा, Z2 माइनस 2 प्लस 4 आयोटा। अब आपको इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। ये नोटेशन है, मैंने ऐसे लिखा है, स्टार्टिंग में बताया था आपको, आई एम मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या करूँ, पहले तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है, अलग से कर लेता हूँ मैं। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस आयोटा इंटू माइनस 2 प्लस 4 आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 प्लस 4 आयोटा आएगा, इससे करेंगे तो प्लस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो प्लस हो गया, तो हो गया 2 प्लस 6 आयोटा। ये हमारे पास Z1 इंटू Z2 आ गया। अब Z1 बार निकालना है, तो Z1 आपके पास है, और बार निकालने के लिए आपको बताया आयोटा का साइन चेंज कर दिए, 1 माइनस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है इतना। अब बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इधर हम प्रतिस्थापित कर देते हैं इन मानों को, तो ये हो गया 2 प्लस 6 आयोटा, और नीचे हो गया 1 प्लस आयोटा, और इसके साथ चल रहा है आई एम मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर। इसको देखिए अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको पता है, इसको हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, सिंपल मल्टीप्लाई, 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, तो मैंने उसको प्लस 6 कर दिया है। नीचे पता है आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a माइनस इसलिए प्लस हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर आएगा। फाइनल स्टेप लिखने वाला हूं मैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस 8 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 4 प्लस 2 आयोटा। फाइनली मैं इस स्टेप पर पहुंचा। बिल्कुल सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई हमने Z1 बार कैसे निकाला, और उससे हम आगे तक चले गए। अब इसका इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है, तो आपको पता है रियल पार्ट 4 है। अब जब ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा जाएगा, तो ऑप्शंस में दिया जाएगा 4, 2 आयोटा, 2 नन, इनमें से कोई भी नहीं। और ज्यादातर बच्चे गलती से हम क्या लिख देंगे, 2 आयोटा लिख देंगे। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा है, मैंने उस दिन भी बताया था, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं आता है, आयोटा का गुणांक आता है, तो 2 आंसर हो। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आरपीएससी में सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, तो एक बार आप इसको समझिए और नोट करिए, उसके बाद मैं आपको कॉन्जुगेट पर ले चलता हूँ। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जब कल हमने स्टार्ट किया, अर्गेंट प्लेन की हमने बीच में बात की होगी,
जिसके कि कई नाम होते हैं, आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, गॉससियन प्लेन भी बोलते हैं। और अभी जो रियल नंबर्स को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं 2,3, जैसे हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है, तो इसको जिस प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या नाम होता है उसका? उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल। ठीक है, तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम मैंने आपको बता दिया था। अब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास z इक्वल टू 2+3 i, इसको अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, अर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को मैंने मान लिया कि हमने एक a पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, तो उसके जब कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट इस तरीके से लिखेंगे। z इक्वल टू 2+3 i है, इसको कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा? 2,3। बस दोनों प्लेन्स में क्या डिफरेंस है, कार्टेशियन प्लेन में आप इसको x एक्सिस बोलते हो और इसको y एक्सिस बोलते हो, और कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसका नाम होता है रियल एक्सिस, सॉरी x एक्सिस और y एक्सिस बोलते हैं, और इसमें इसका नाम है रियल एक्सिस और इस वाले का नाम है इमेजिनरी एक्सिस। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी जैसे भी और जो सिस्टम है सब कुछ सेम होता है। जैसे कोई बोले कि z इक्वल टू 2+3 i को कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे आप सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कार्टेशियन प्लेन में करते थे। 2,3 को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे आप? ये 2 है और ये 3 है, तो ये 2,3। तो ये जो पॉइंट आया है आपका a, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, z इक्वल टू 2+3 i। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अब मैं आपको इसका बताना जा रहा हूँ कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट जैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट निकालने के लिए नोटेशन तो ये है भाई, जेड के सर पर एक लाइन बना देते हैं जिसको कि हम जेड बार बोलते हैं। और निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, अगर मानक रूप में है तो आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर दीजिए, तो 2-3 i। तो अगर ये 2,3 ए पॉइंट है तो इसका कॉन्जुगेट होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा? 2-3 i। तो इसको मैंने मान लिया बी पॉइंट इसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, और 2, आपको पता है कि ये इस चतुर्थांश में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये 2, अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में देखें तो अगर ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ए पॉइंट किसी z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका जो कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है, उसको फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका जो संयुग्मी है वो हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, आयोटा का साइन चेंज करने पर वाई कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट में चेंज होगा। तो ये 2,3 अगर ये है तो उसका जो संयुग्मी है वो बी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कभी ऐसे छोटे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दी और आपसे पूछे कि बताओ इसका संयुग्मी कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम अगर कोई नंबर बाई चांस z इक्वल टू -1 + i है तो इसका कॉन्जुगेट बनने वाला है -1 - i। इसके साइन तो माइनस प्लस है तो ये तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसके साइन माइनस माइनस है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये क्वेश्चन छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो थोड़े कंफ्यूजन से काम एग्जाम में नहीं चलता है। फिर कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल एंड क्लियर, बोलते हैं बिल्कुल एकदम कड़क कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि इफ एंड बट्स की, तभी हम एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। तो अब आप हेडिंग डाल सकते हो नेक्स्ट। इतना बताने के बाद मैं आपको आता हूँ संयुग्मी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी कैसे निकालते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, CONJUGAT, conjugate of a complex number। संयुग्मी संख्याएं, संयुग्मक कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? कॉन्जुगेट को क्या बोलते हैं? संयुग्म। तो z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, माना z इक्वल टू x + i, कोई सम्मिश्र संख्या है, तो इसका जो संयुग्म होगा
उसको हम जेड बार से रिप्रेजेंट करेंगे और वो x माइनस आयोटा वाई होगा। बस इतनी सिंपल सी बात। इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड बार एंड गिवन बाई x माइनस आयोटा वाई। क्या मेथड हुआ? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, बस वो उसका कॉन्जुगेट बन जाए। अब हम इसमें कुछ देखिए कुछ चीजें करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं, रटते नहीं है। क्या क्या करते हैं देखो, कोई एग्जांपल लेता हूं मैं आपको तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। z इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा, ये एक नंबर, और z बार आप बताओ क्या हो जाएगा? 3 - 2 आयोटा। इट ओके? z हमने लिया 3 + 2 आयोटा, z बार लिया 3 - 2 आयोटा। अब हम खेलते हैं इन नंबर से, क्या क्या हो सकता है। तो z में आप z बार को ऐड करो, क्या आंसर आएगा? 6 आएगा क्या? 2 आयोटा से तो 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 6 आएगा। क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या 6 को 2 × 3? 3 इस क्वेश्चन में जेड में क्या है? रियल पार्ट है इसका। तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई कि किसी नंबर में अगर इसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स रियल जेड आंसर आता है। रटना नहीं है प्रॉपर्टी को, एक बार समझ लो अपने आप आ जाएगा। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो कि रियल पार्ट का डबल आएगा, 2 टाइम्स रियल जेड आएगा। ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्ट करके देखें, z1 - z2 करके देखते हैं, तो 3 + 2 आयोटा -3 + 2 आयोटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 आयोटा। तो क्या हो गया ये? अब 2 आयोटा क्या है? इसका इमेजनरी पार्ट है। तो z1 z - z बार। अब आप बताओ, थोड़ा सा ट्रिक है इस क्वेश्चन में। z - z बार क्या आएगा ये बताइए आप, मैं बाद में लिखूंगा जब आप एक बार लिख दो। नहीं, अगर आपने देखिए इसमें ये, अगर आपने इस क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया कि सर 2 टाइम्स इमेजनरी जेड, तो रॉन्ग आंसर है। कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दो, स्टार्टिंग से ही मैं बता के चल रहा हूँ, x + आयोटा वाई में रियल पार्ट x है, इमेजनरी पार्ट आयोटा वाई नहीं है, y है। तो अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या लिखना है? 2 आयोटा इमेजनरी जेड। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 2 आयोटा इंटू 2। 2 क्या है? इमेजनरी पार्ट है, इधर आएगा 2 आयोटा इमेजनरी जेड। तो जेड में अगर जेड उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट का ट्वाइस होता है, जेड - जेड बार करते हैं तो इमेजनरी पार्ट का ट्वाइस आता है, इनटू आयोटा भी आता है, ये भूलना नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, जैसे मैं यही कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, जेड इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हमने निकाल रखा है 3 - 2 आयोटा। एक बार फिर से इसका कॉन्जुगेट निकाल दीजिए, तो एक बार और संयुग्म निकालो, तो एक संयुग्म निकालेंगे फिर से इसका साइन चेंज होगा, तो फिर से आ जाएगा 3 + 2। लेकिन 3 + 2 आयोटा तो जेड है। तो क्या प्रॉपर्टी बन गई? अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट निकालते हैं तो फिर से वही नंबर आ जाती है, जेड बार का होल बार इक्वल टू जेड। इतना नोट करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में वो हमसे बोल रहा है कि z + z बार 0 होगा इफ z इज प्योरली इमेजनरी नंबर। अब ये तो आपको पता ही है स्टार्टिंग से कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी हम किसको बोल रहे हैं। तो लेके देख लेते हैं एग्जाम्पल, हम इसकी बात मानेंगे नहीं, हम करके देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी बोल रहे हैं हम, z + z बार इक्वल टू 0 यदि z इज प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी नंबर कैसी होती है बेटा? जिसमें रियल पार्ट 0 होता है,
इसका रियल पार्ट क्या होता है? 0। तो हम रियल पार्ट 0 लेकर देखते हैं। जेड मैंने मान लिया 3 आयोटा, तो जेड बार कितना होगा? -3 आयोटा। ओके, क्योंकि मैंने रियल पार्ट तो 0 कर दिया है। अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो जेड प्लस जेड बार 3 आयोटा में इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल प्रूव हो गया कि जेड प्लस जेड बार 0 के बराबर हो जाएगा अगर जेड प्योरली इमेजिनरी नंबर है, पूर्ण रूप से अगर वो काल्पनिक संख्या है, इसका मतलब उसका वास्तविक भाग 0 है, तो उन दोनों को नंबर में उसके संयुग्म को जोड़ेंगे तो 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, मल्टीप्लाई करके देखते हैं अब हम। नंबर 5 जेड इंटू जेड बार करके देखते हैं क्या आंसर आता है। नंबर 5 जेड इंटू जेड बार, आंसर लिख देता हूं एक बार फिर चेक करेंगे हम सही है क्या। जेड इंटू जेड बार रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का, देख लेते हैं जेड इंटू जेड बार इक्वल टू ये आने वाला है। हमने ले लिया एग्जांपल, लेट, आप जनरल एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और जेड बार हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। अब आपको ये तो पता है ना कि रियल जेड, इसमें मैं पहले से ही लिख देता हूँ, रियल जेड ए है और इमेजिनरी जेड बी है। इसको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है जेड को जेड बार से। ए प्लस आयोटा बी गुणा ए माइनस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा तो आएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी। अब आप देखो ए क्या है? रियल जेड, तो ए स्क्वायर क्या हो गया? रियल जेड का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये बी हो गया इमेजिनरी जेड और इसका होल स्क्वायर। तो ध्यान रखोगे आप आगे से, अगर किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, सोचो ही मत, क्या लिख दो? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जेड इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, देन फाइंड जेड जेड बार। तो क्या लिखोगे आप? रियल पार्ट 3 तो 9, इमेजिनरी पार्ट 4 तो 16, तो आंसर आ गया 25। कुछ नहीं सोचना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो आपको जल्दी से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? जेड इंटू जेड बार 25 कैसे आया? हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला बना लिया एज ए प्रॉपर्टी। अब हम आगे इसको यूज कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी हमारी, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। एक चीज और आप भी चेक कर सकते हो, फोर्थ का ही एक पार्ट है, अगर हम जेड को प्योरली रियल नंबर लें और ऐड करें तो क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। मैंने जेड को मान लिया प्योरली रियल मानना है, तो एक्स प्लस वाई तो आएगा नहीं, 0 आएगा, इट्स प्योरली रियल नंबर। और इसी तरीके से इसका जब कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपको पता है कि कॉन्जुगेट निकालने के लिए जो रियल पार्ट है उसमें तो कोई चेंज नहीं होता, रियल पार्ट विल रिमेन एज इट इज, तो रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ये चेंज होगा, -0 आएगा। अब आपको पता है ये तो टर्म ही 0 है, ये तो मैं आपको समझने के लिए लिखा है मैंने। अब आप जेड और जेड बार को ऐड करके देखिए, तो जेड प्लस जेड बार करोगे तो 2x आएगा, और x क्या है इस नंबर का? रियल पार्ट, तो 2 टाइम्स रियल जेड। ये भी आप देख सकते हो, जेड प्लस जेड बार 0 होगा यदि जेड प्योरली इमेजनरी नंबर है, और जेड प्लस जेड बार 2 टाइम्स रियल नंबर होगा अगर वो प्योरली रियल नंबर है। प्योरली रियल नंबर है तो ये रिजल्ट आएगा, और प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो ये रिजल्ट। और कुछ इसकी प्रॉपर्टी लेते हैं हम नेक्स्ट। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए,
Z1 प्लस Z2 होल बार, ये प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन हो, दोनों के लिए वैलिड है। तो आंसर आता है Z1 प्लस माइनस Z2। क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत यूजफुल होंगी ये प्रॉपर्टीज, इसलिए हम लिख रहे हैं, याद रखनी है आपको। Z1 प्लस माइनस Z2 होल बार, तो इस तरीके से आएगा। चेक तो करना ही पड़ेगा कि सही है या नहीं। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट Z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 ले लिया मैंने 4 माइनस आयोटा। अब एक बार दोनों को प्लस किया, Z1 प्लस Z2, आंसर आएगा 6 प्लस 2 आयोटा। अब इस पूरे का एक साथ Z1 प्लस Z2 पूरे का संयुग्म निकाला, कॉन्जुगेट निकाला। बिल्कुल सिंपल है, आयोटा वाला टर्म उसका साइन चाहिए। ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। ऐसे ही अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 ये है, इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 3, फिर प्लस का साइन, Z2 का कॉन्जुगेट 4 प्लस आयोटा होगा। सॉल्व कर दीजिए, 6 माइनस 2 आयोटा। LHS इक्वल्स टू RHS आ गई। ऐसा मतलब इस प्रॉपर्टी को जब हम आगे बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें यूज कर सकते हैं। कहीं अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि कहीं 3 प्लस 4 आयोटा लिखा हुआ है, और अगर मुझे इसको ऐसे लिख के कुछ सॉल्व, मेरा पर्पज सॉल्व हो रहा है, तो आप आराम से लिख सकते हो रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी, मतलब पूरे का कॉन्जुगेट लो या फिर अलग अलग कॉन्जुगेट लो, यू विल गेट द सेम आंसर। आपका आंसर सेम आएगा। ये एडिशन के लिए भी ट्रू है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू। मल्टीप्लाई में देखते हैं। Z1 और Z2 कोई भी दो नंबर लेते हैं हम, और Z1 इंटू Z2 इसका एक साथ कॉन्जुगेट निकालते हैं और अलग अलग कॉन्जुगेट निकालते हैं। देखते हैं सेम आंसर आएगा तो बीच में इक्वल टू का साइन लगा देंगे, नहीं तो नॉट इक्वल टू कर देंगे। मैंने क्वेश्चन लिया Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 लिया मैंने 3 प्लस 2 आयोटा। अब एक बार तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Z1 इंटू Z2, तो मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस 6 हो जाएगा। आंसर आ गया 13 आयोटा। इट ओके, आंसर 13 आयोटा आया। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4 आयोटा, 3 इंटू 3 9 आयोटा, और ये आएगा 6 आयोटा स्क्वायर प्लस का, लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस होता है इसलिए माइनस 6 से 6 कट गया, तो 13 आयोटा मीन्स प्योरली इमेजिनरी नंबर आई है। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, Z1 Z2 होल बार, तो आंसर आएगा माइनस 13 आयोटा। अब हम करके देखते हैं Z1 बार इंटू Z2 बार, तो Z1 का कॉन्जुगेट हो गया 2 माइनस 3 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा का हो गया 3 माइनस 2 आयोटा। अब इनको भी गुणा करो, 6 माइनस 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस 4 लिख देता हूँ। तो 6 माइनस 4 तो हो गया 2, और ये तो हो गया माइनस 13 आयोटा। तो सेम नहीं आया, तो एक बार देखो कुछ गलती तो नहीं हुई हमसे। 2 प्लस 3 आयोटा Z1 और 3 प्लस 2 आयोटा Z2। Z1 को Z2 से गुणा किया तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 आयोटा, और 3 इंटू 2 6 आयोटा स्क्वायर, वो माइनस 6 हो, ठीक है। तो 13 आयोटा आंसर आया है। और जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो माइनस 13, और जब हम इधर आए 2 माइनस 3 आयोटा एंड 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, एंड 3 इंटू 2 क्या होगा 6, मैंने मिस्टेक बाई मिस्टेक 4 लिख दिया। तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, लेकिन माइनस हो, तो यू विल गेट द सेम आंसर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट होगा, उसको हम Z1 बार इंटू Z2 बार लिख सकते हैं। हम एक साथ गुणा करके उसके बाद कॉन्जुगेट लें, या दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट लेके गुणा करें, हमको सेम आंसर मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आगे क्वेश्चंस में आपको काम में आने वाली है। एक और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा इसके। Z1 अपॉन Z2
और इसके पूरे ब्रैकेट के ऊपर मैंने बार लगाया है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 बार अपॉन Z2 बार? अगर ट्रू है तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम इसको नॉट इक्वल टू कर देंगे। लेट अस चेक, कोई भी एग्जांपल लीजिए। Z1 मैंने ले लिया, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ चलो, 1 प्लस आयोटा। Z2 मैंने ले लिया 1 प्लस 2 आयोटा। अब आपको करना है पहले Z1 अपॉन Z2। Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि अब आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, तो इसलिए हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे कैलकुलेशन पार्ट में। तो आप करो मल्टीप्लाई, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आएगा, उसको आप प्लस 2 लिख दोगे, नीचे 1 प्लस 4 आंसर। तो फाइनली आप लिख सकते हो इसको 3/5 माइनस 1/5 आयोटा। ये आया Z1 अपॉन Z2। अब आपको निकालना है Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। तो क्या बताया था आपको, तो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें। 3/5 प्लस 1/5 आयोटा, ये तो आई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब फटाफट से राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड Z1 बार 1 माइनस आयोटा, Z2 बार 1 माइनस 2 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, नीचे 5 आंसर आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाए 3/5 प्लस 1/5 आयोटा। ये Z1 बार अपॉन Z2 बार की वैल्यू मैंने निकाली, चेक करो LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सही है। Z1 अपॉन Z2 का होल बार है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज थी ये, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे तो बहुत काम की बन जाती हैं। इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना नोट करिए। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आज आपको। एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, उसको भी खत्म करते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चंस डिस्कस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जाना पहचाना टर्म है आपका। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे रियल नंबर की अगर हम बात करें, वास्तविक संख्याओं में 3 का व्युत्क्रम जिसको हम बोलते हैं, 3 का व्युत्क्रम होता है 1/3, प्रतिलोम। 2/3 का प्रतिलोम होता है 3/2। क्या कर रहे हैं हम इसमें, इसका रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर अंश को हर बना रहे हैं और अंश हर को अंश बना दे रहे हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। जैसे एक चीज और आप देखो इसमें, अगर 3 को 1/3 से गुणा करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 1 आंसर आएगा। मतलब किसी भी नंबर को उसके प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। एक एक अवयव बोलते हैं शायद हिंदी में, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को उसके प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो हम 3 इंटू, तो उसका जो आंसर है हमेशा 1 आएगा। मल्टीप्लाई के केस में आप चाहे कोई भी एग्जाम्पल लो, 7/8 को 8/7 से गुणा करेगा तो 1 आंसर आएगा। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो जैसे मैंने मान लिया लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, शॉर्ट में मैं mi लिख रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल करते हैं, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया a प्लस आयोटा। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, इतना जो मैंने लिखा उसमें, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, प्रतिलोम निकालना है, तो उसका क्या करना है, व्युत्क्रम, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो
और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, बस यही आंसर है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम क्या है, आंसर हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मानक रूप में आंसर लिखना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका आपको आता ही है। इसको हम a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और 1 से गुणा किया तो a माइनस आयोटा। अभी भी काम नहीं चलेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये आप याद रख सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल दें अगर हम इसका, z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, तो नीचे 25 आ गया, 9 प्लस 16। इसी तरह से इधर b की वैल्यू 4 और नीचे 25, बहुत जल्दी से निकाल सकते हो। ये पूरा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा, इस तरीके से हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज इतना आपको करना है। जितना हम करते जा रहे हैं उसको अपने दिमाग की हार्ड डिस्क में सेट करते जाना है। इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, डायरेक्ट कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि देख आपको उस टाइम लगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमने उस दिन उस क्लास में किया था, सर ने ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, ये आयोटा वाला क्वेश्चन है, ये तो ऐसे कैसे आ गया है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अब कल हम जो मल्टीप्लिकेट इनवर्स हमने किया है, कॉन्जुगेट किया है, इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ये मैंने बताया ना, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, और उनको हमको अप्लाई करना है। इसके बाद फिर हमारे पास इसमें स्क्वायर रूट बचेगा, कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम इसके क्यूब रूट निकालेंगे, यूनिटी के एक के क्यूब रूट क्या क्या होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वो। और इसके बाद अभी बचा हुआ है आपका मापांक और कोणांक, दैट इज मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, और उसकी हेल्प से फिर हम उसको ध्रुवीय रूप में पोलर फॉर्म में लिखेंगे, तब जाके फिर हम इस चैप्टर को इस तरह से खत्म करें। ठीक है, तो एंजॉय करिए मैथ्स के साथ, और प्रैक्टिस आप अपनी बढ़ा दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे एक एक टाइम निकलता जा रहा है, अगर एक दिन जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे आप अपने कॉम्पिटिटर से उतना ही पिछड़ जाओगे। टाइम की वैल्यू करनी है, और टारगेट भूलना नहीं है कि हमारा अभी जब डेट फिक्स हो जाएगी तो बस उस दिन तक हमको ये करना है। एक दिन भी अगर हमने वेस्ट कर दिया तो उस दिन की हमारी जो प्रतिस्पर्धा है जो अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉम्पिटिटर के साथ, वो फिर आप उसमें पिछड़ जाओ। एक एक दिन को एंजॉय करके जीना है और उसका पूरा यूज करके इसको जाने देना है। आपको पता है ना कि एक दिन जो निकल गया, अगर अंबानी भी कहे कि मैं जो कल दिन निकल गया 1 करोड़ रुपए खर्च करके वापस लाना चाहता हूँ, तो नहीं ला सकता। चाहे कितना भी पैसा आपके पास है, लेकिन जो दिन निकल गया, अगर जैसे आज आपका कल था 12 नवंबर 2021, अगर आप चाहे कितना भी पैसा खर्च करो, ये दिन फिर से वापस नहीं आ पाएगा। तो आज का दिन तो दिन चला गया, उसको इतना जियो कि आपको पछतावा नहीं हो कि यार मैंने उस दिन ये नहीं किया, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने दोस्त से बात नहीं की। तो उसको पूरा यूटिलाइज करके फिर हमको जाने देना है। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू, गुड बाय।